हमारे आल सब्सक्राइबर्स, अधिवक्ता बंधु और बहनें तथा हमको अभी अभी तुरंत देखने वाले नए आगंतुकगण, कोई भी हो जो विधि के क्षेत्र से जुड़ा हो, सबको हमारा विनम्र अभिवादन। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा के सन्निकट वो बच्चे तैयारी में संलग्न हैं जिनका नंबर फ्रेश है, जो कट ऑफ पे बेटर पोजीशन पे हैं, जहां उनकी प्रबल संभावना है कि वो सिलेक्शन निश्चित पा जाएंगे, सेफ जोन जिसको बोलते हैं। तो उनसे जुड़ा प्रथम टेस्ट आज कल कंप्लीट हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आउट हो जाएगा। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन या बॉर्डर लाइन के नीचे हैं, उनके प्रति अभियोजन अधिकारी में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी थी। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिहार में अभियोजन अधिकारी की उनको मुख्य परीक्षा देनी है, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है और आपकी इस संबद्ध परीक्षा, मतलब बिहार अभियोजन अधिकारी 2020 की जो परीक्षा न्यायिक गतिविधियों में के चलते खटाई में पड़ी है और बिहार सरकार का व्यू कोई स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। एक संभावित न्यूज़ ये है कि उच्चतम न्यायालय में डबल बेंच पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बिहार सरकार गई है और वहीं से कुछ अंतिम राहत मिलने की उम्मीद है। तो इस अनुक्रम में भी जो बिहार अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक रूप से बेचैनी भरा समय है। वो सही से ना तो उसके लोकल लॉ पढ़ रहे हैं, ना मतलब उनको ये तय नहीं हो पा रहा है क्या करें। सीटें अधिक तो हैं, लेकिन जो राजनीतिक माहौल बदला है पिछले 5 महीने में, और विपक्ष पक्ष हो गया, पक्ष विपक्ष हो गया। आपको पता है वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट नीतीश गवर्नमेंट के साथ साझा चल रही थी। अब वहाँ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार सहयोगी के तौर पे है, लेकिन मुख्यमंत्री वही पुराने हैं, लेकिन भूमिका पक्ष विपक्ष के पक्ष हो जाने से बदल गई है। इसका थोड़ा सा और अर्थान्वित करूं और सही सरल ढंग से समझाऊं तो उसका मतलब सीधा ये है कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो सरकारी सर्विस या नौकरी के प्रति उनकी प्रायोरिटी प्रत्यक्ष नहीं दिख रही थी। एक प्रकार से लाल फीताशाही और सुस्ती का नज़ारा था। वहाँ के 67वें पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके से पर्चे लीक हुए, उसके पहले एपीओ की परीक्षा जो 8 फरवरी 2021 को संपादित हुई थी, उसमें जो फ्रॉड की जानकारी सामने आई, हालांकि वो चर्चा में नहीं आई लेकिन थी, और नकल करने के बारे में लोगों में चर्चाएं सुनी गईं। फिर भी रिजल्ट आउट हुआ, प्री का रिजल्ट आया और लोग प्री क्वालिफाई होकर मेंस देने के लिए पहुंच भी गए थे। लेकिन वहां पटना हाई कोर्ट में प्रीलिम्स में असफल हुए स्टूडेंट के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के चयन की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए और उसके पॉलिसी पर, विज्ञापन में दिए गए नियम शर्तों पर का उल्लंघन के आधार पर एक याचिका पड़ी, और उसी याचिका के चलते आज तक आप लोग, जो लोग बिहार में जाकर के एपीओ का मेंस देने पहुंच गए थे, वो भी बेचारे लौटे और अपने अपने भविष्य के अंधकूप युग में भ्रमण कर रहे। ये करियर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ भी अनिश्चित नहीं है। लिमिटेड लोग ही लिमिटेड जगह पे पहुंच पाते हैं, उसमें कई चीज़ें, कई वस्तु स्थितियां मैच करती हैं तो व्यक्ति वहां पहुंचता है। मैं साफ करूं, अगर इन सब अनुक्रमों से, इन सब स्थितियों से आप दो चार हो रहे हैं, एक विचित्र स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। जैसे मध्य प्रदेश एडीपीओ का एग्ज़ाम जो नए सिलेबस पे, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है और उस सिलेबस के चेंज होने के आधार पे डेट भी बढ़ी है, दिसंबर की कोई डेट फिक्स हुई है। उसमें भी जो बच्चे लगे हैं, अब वहाँ उनको सीट ज़्यादा दिख रही है और एग्ज़ाम का प्रोसेस वहाँ प्रीलिम्स और इंटरव्यू है। माइनस मार्किंग तो है,
लेकिन वहाँ मेंस जैसा कोई परीक्षा नहीं है। ऑफलाइन का इंतज़ाम किया है, सिलेबस में बदलाव किया है, एक्ट वहाँ बहुत सारे हैं, और उन सारे एक्ट के साथ आप अगर फोकस होते हैं तो अपने स्टेट की परीक्षा, जहाँ हर कोई चाहता है कि हमारी जॉब अपने स्टेट में हो, वो मुश्किल खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो अपने यूपी स्टेट में ये सबको पता है, सीटों का कम होना, खास करके जनरल क्लास इससे ज़्यादा त्रस्त है। ओबीसी भी इतना नहीं है कि उसमें वो उत्सव जैसा कुछ मनाए। 21 सीट के अकॉर्डिंग आप सोचें, उसमें वुमेन भी होंगी, जेंट्स भी होगा, लेकिन सीटों की संख्या ऐसी नहीं है जैसा 2015 में थी। 2011 में भी तो इससे बेटर थी, कम से कम 72 सीट तो थी। तो इन मुश्किलों में जो यूपी अभियोजन अधिकारी 2022 के इस प्रारंभिक परीक्षा में जनरल होते हुए 100 के नीचे हैं, ओबीसी होते हुए 95 के नीचे हैं, एससी होते हुए 90 के नीचे चले गए हैं, वो करें क्या? वो अपने ऊहापोह की स्थिति को बर्बाद होने से बचाएं, सूझबूझ का परिचय दें, ठंडे दिमाग से सोचें। किसी भी ऐसे निर्णय पर जाने के पहले, एग्जीक्यूशन के पहले आप ये बात तय माने, सोचें दिमाग में कि आखिरकार अगर इसी तरीके से टाइम रोज़ का रोज़ जाता रहा तो सामने वाली जो अनिश्चित तिथि वाली परीक्षाएं संभावित हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड मेंस का जब रिजल्ट आएगा, अगर आपका नहीं होता है और आप यहाँ यूपी में एपीओ का मेंस भी लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड का मेंस लिख के आए हों आप और यहाँ का भी मेंस लिख रहे हों, तो अगर वहाँ का मेंस जो आने वाले महीने भर के अंदर रिजल्ट आउट हो जाएगा, हो सकता है यहाँ का प्री वहाँ का मेंस का रिजल्ट साथ साथ आ जाए। यूपी का एपीओ 22 का प्री का रिजल्ट और उत्तराखंड एपीओ 2021 का मेन का रिजल्ट एक साथ आ जाए, ये संभव है। तो उन स्थितियों में जो लड़के उत्तराखंड में मेन से बाहर होंगे, इंटरव्यू उनको नहीं मिलेगा, वो ये चाहेंगे कि हमारी जो लिमिटेड सीट में ही अगर हम क्वालिफाई कर गए हैं प्री में यहाँ अपने यहाँ, तो जी जामा लगा के पढ़ें। जो 8 सीट के अकॉर्डिंग 120 कैंडिडेट नियर अबाउट 10 ज़्यादा या 10 के आसपास, 120 के आसपास जो भी कैंडिडेट जनरल के मेल फीमेल मिला के जाएंगे EWX के सिवाय, वो 120 कैंडिडेट चाहे वो मेंस क्वालिफाई कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्योंकि सीटें 8 ही हैं, वो 120 के 120 योग्य स्टूडेंट हैं। यानी उनकी उतनी असर 105 या 100 उसके ऊपर प्री में नंबर लेना इतना आसान नहीं है, आप खुद जानते हैं। 105 के ऊपर अगर एससी कैंडिडेट का, चाहे कोई लड़का है या लड़की है, अगर नंबर पाया है तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत एक जगह आ रही है कि अगर वो एक स्टेट से या 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट में एग्ज़ाम देता है या दे रहा है, तो उसको ये तय करने में मुश्किल होती है कि अंततः वो एक जगह होकर क्या करे। थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं सिलेबस में हर स्टेट में है, जैसा कि आप देखे होंगे एमपी स्टेट ने एमपी एडीपीओ के सिलेबस में क्या गजब परिवर्तन किया है। 150 नंबर का एमपी की जो संस्कृति कल्चर है, जीएस का एक पेपर रखा है जिसमें आपको एमपी की विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ यूपी में आने वाले पीसीएस में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के लड़के पिछले 20 और 21 के रिजल्ट में टॉप रहे हैं। वो क्या करते होंगे, यहाँ आकर के नगर नगर गांव-गांव घूमे हैं कल्चर जानने के लिए, कोई किताब ही तो पढ़ी होगी। वही काम यूपी का स्टूडेंट, राजस्थान का स्टूडेंट एमपी के लिए करेगा एडीपीओ में, जिसने फॉर्म अप्लाई किया होगा। एमपी का ही खुद स्टूडेंट भले से हो, माना वो एमपी का वासी है, लेकिन वो पूरे एमपी को थोड़े जानता है, पढ़ेगा ही ना। कौन सी झील, मशहूर झील कहाँ है, वो कौन सा एक ये कहाँ है, तो ये सब चीज़ें जो अध्ययन के लिए एक व्यक्ति अपने स्टेट में रह के ही करता है, वही बाहर बैठ के स्टेट में बैठा हुआ प्रतियोगी करता है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से अगर देखेंगे तो सिलेबस में ऐसा देख के घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप 150 जीएस एमपी का पढ़ने के लिए एमपी का स्पेशल पढ़ेंगे, तो आप उन परिस्थितियों में अगर यूपी में प्री निकाल भी ले जाएं, तो इतने लिमिटेड सीट पर आप मेंस निकाल पाएंगे? 8 घंटा कैसे समायोजित करेंगे भाई? और वहाँ
हाईटेक प्री में नंबर चाहिए तब आपका, क्योंकि मेंस है नहीं और प्री का नंबर जुड़ना है, तो मिनिमम पे तो चांस नहीं है। मतलब आप एमपी एडीपीओ को जब तक पूरा कस के नहीं पढ़ेंगे, जी जामा लगा के, यानी सब कुछ छोड़ के नहीं पढ़ेंगे, वहाँ हाईटेक नंबर आएगा नहीं। जो आपकी ऐसे कॉमन लॉ हैं जो हर स्टेट में हैं, मौलिक विधियाँ और प्रक्रियात्मक विधियाँ, चाहे वो अपना स्टेट हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हर जगह है। तो उस पेपर में ठीक है आपको तजुर्बा होता है, लेकिन जो स्पेशल एक्ट लोकल उस स्टेट के स्पेशल सिलेबस में होते हैं, उसके लिए तो आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में ये आपको तय करना है। और मेरा एक सुझाव है कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आंसर की आए लगभग 10 दिन बीतने को हैं, और आप उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप यहाँ संजीदगी से लगते हैं, बाई द वे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं होता है, तो मेंस अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप वहाँ जुडिशरी के भी प्री और मेंस के लिए योग्य होंगे, आने वाली संभावित परीक्षाओं में मजबूती पाएंगे। और अगर आप एपीओ हैं या एबव 35 हैं और आप एचजेएस की योग्यता रखते हैं, तो वहाँ भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। बशर्ते हाई कोर्ट अपने रूल रेगुलेशन क्या स्ट्रिक्टली बना रहा है, कितना वो उस पर सख्त है, ये अलग मुद्दा है, हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस स्थिति में एक्सपीरियंस के लिए क्या बदलाव किए हैं हायर जुडिशरी यूपी ने, कैसे राजस्थान हायर जुडिशरी ने बड़ी कठोरता के साथ अब की बार मेंस लिखने वालों के साथ कठोरतापूर्वक बर्ताव किया है। हमारे कुछ जाने पहचाने ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान हायर जुडिशरी की परीक्षा दी, लेकिन वो मेंस देने इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनके जो मेंस के केस लॉ के संदर्भ में, एक्सपीरियंस के संदर्भ में जो एविडेंस चाहिए थे, उसमें उनको त्रुटियां नजर आईं। मतलब यही चीज़ आशंका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के प्रति भी हैं, जो आप कॉमन रूप से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रतीक्षा ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की परीक्षा जो 2020 का इंटरव्यू संपन्न हो चुका है 2 अगस्त 2022 को, उसका अभी भी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। हो सकता है आज ही शाम को, हम 2 सितंबर को आपसे बात कर रहे हैं, शाम तक रिजल्ट आ जाए या नेक्स्ट वीक, कुछ कहा नहीं जा सकता माजरा क्या है, इतना लेट क्यों हो रहा है। लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद स्वाभाविक है नई वैकेंसी के बारे में उत्कंठा बढ़ेगी। तो अब आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, जो कैंडिडेट एबव 35 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिलो 35 की बात नहीं कर रहा। पहले थोड़ी देर के लिए, कम से कम 4 मिनट में इस पर बोलने वाला हूँ। तो वो कैंडिडेट जो एबव 35 है, वो यूपी का एपीओ का मेंस भी लिखने की एलिजिबिलिटी रखता है, शायद लिख रहा होगा। वही कैंडिडेट उत्तराखंड में जा कर के मेंस लिख के आया है, वही कैंडिडेट बिहार में मेंस लिखने वाला है, वही कैंडिडेट मध्य प्रदेश में कोई ताजुब नहीं अंडर 40 होने की वजह से प्री में भी अप्लाई किया हो। तो जब एबव 35 वाला इतना मैच्योर होकर के ऐसे परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी संलिप्त है, तो आप खुद सोचें उन लोगों का क्या होगा जो बिलो 35 हैं, या जो बिलो 30 हैं, या जो बिलो 25 हैं। लेकिन एक थोड़ी सी विभिन्नता है, थोड़ा सा दूसरी बात हो जाती है अंडर 30 अंडर 25 वाले बच्चों के साथ। उन नए तैयारी करने वाले होते हैं तो शुरुआत में कुछ परसेंट छोड़ दिया जाए। पहले ऐसा ज़्यादा था कि जोश में आकर के हर स्टेट में दौड़ दौड़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब ऐसे कमी आई है, मार्गदर्शन बढ़ा है। तो जो नए बच्चे हैं वो यहाँ फोकस होते हैं। शायद यही एक वजह ये भी मुझे नज़र आती है कि मैच्योरिटी के बाद, यानी 35 कंप्लीट करने के बाद आप जनरल क्लास के हों, ओबीसी हों, शेड्यूल कास्ट हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी जगह बटी होती है कि आप छोटे वैकेंसी के जो गुणवत्ता की बात है मुख्य परीक्षा में, जिससे मुख्य परीक्षा में इतने बढ़िया नंबर आएँ कि इंटरव्यू में आप अगर सामान्य औसत से बेहतर नंबर भी पाएँ तो आपका चयन हो जाए, ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संकेंद्रित नहीं हो पाती। जिस समय आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, उसी समय कोई लड़का ईमानदारी से सीआरपीसी और पुलिस एक्ट रेगुलेशन केवल पढ़ रहा है, उसकी ऊर्जा और कहीं कुछ नहीं सोच रही है। तो जब वो मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखता है तो आपसे वो अलग हो ही जाएगा। और अगर
अच्छे मार्गदर्शन में है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रत्यक्ष सारे रिकॉर्ड के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 2018 में जो 17 लड़के एपीओ हुए, आपको बताऊं 2015 में 2 बार वेटिंग लिस्ट आई है, एक बार 29 या 24 सही से मुझे याद नहीं है, वो एपीओ कैंडिडेट, और फिर दोबारा करके 4 या 6 कैंडिडेट या 9 कैंडिडेट दोबारा फिर भरे गए। 2 बार वेटिंग लिस्ट निकाली गई है 2015 में। वो कौन से बच्चे थे जिनकी वजह से वेटिंग निकाली गई? उसमें से कुछ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 18 में इसी यूपी में हो गए थे, कुछ बिहार में मजिस्ट्रेट हो गए तो वो एपीओ की नौकरी छोड़ दिए, उनसे वैकेंट हो गई थी सीटें। तो पहली लिस्ट में तो शायद 29 लड़के थे, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो डबल डिजिट का नंबर था। सेकंड में सिंगल डिजिट का नंबर था, 7 या 9 या 6, क्लियर नहीं हूँ। तो 2 बार वेटिंग लिस्ट में जो लड़के गए हैं, वही लड़कों को अगर 18 का एपीओ दे दिया जाता, उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होता, बहुत मुश्किल होता, वो 18 में फाइनल कर जाते। यानी आपको जब अवसर मिले, जैसे हमसे खुद चूक हुई है, हम कितना भी सफाई दें कि ये कारण रहा वो कारण रहा, कोई इसको सुनता है? काफ़ी लोग तो यही तर्क देंगे पहले अपना सिलेक्शन ले लें तो हमको बताएं। लेकिन ये गलतियां से जिसको जो झेलता है वो अपने दिमाग में वो सब चीज़ें भी तो सोचता होगा, अगर सच्चा है प्रतियोगी कि हाँ वाकई में यहाँ फॉल्ट था, इतना करते तो भले भ्रष्टाचार था तब भी हो जाता। तो ये जो उसको स्वयं से आभास होता है, ज्ञान होता है, पता चलता है, ये उस प्रतियोगी को बिल्कुल नहीं पता चलता जो पहले ही बार में कुछ भी लिखा, संजोग से वो बहुत बेहतर था, जो भी उसको संगत मार्गदर्शन मिला बहुत सटीक था, सेलेक्ट हो गया। तो वो इन सब चीज़ों को बड़े हैरानी से देखता है, अच्छा ये ऐसा भी होता है क्या? अरे भाई, बातचीत करने में तो बड़ा नॉलेज दिखता है, कैसे नहीं हो रहा है? क्यों नहीं मेंस निकलता? क्यों नहीं इंटरव्यू होता है? तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इन परिस्थितियों में, दृष्टांत सामने मौजूद है, दृष्टांत बोल रहा है। आप अगर अंडर 30 हैं, अंडर 25 हैं, तो अपनी ऊर्जा को जाया होने से बचाएं। हमारी एक रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, करने के लिए तो आप खुद सक्षम हैं, विवेकवान हैं। हम यही कहेंगे, हद दो, और दो वो स्टेट जिसमें सलेबस कॉमन हो। जैसे यूपी और बिहार अगर रख लें, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के या पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, वो बिहार जाना ही पसंद नहीं करते। वो उनका इस मानना ये है कि उनको कोई भी सैलरी दे दे, बिहार पिछड़ा एरिया है, नहीं जाएंगे। मेरा निजी मानना ये ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं 5 दफ़े बहुत नज़दीक पहुंचा, लेकिन मैं अगर मुझे मिलता तो हम करते। हमें ये शौक़ नहीं था या बहुत ग्लानि नहीं थी कि मेरा तो अपने स्टेट में नहीं हो पाया। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर जगह मिलती है, आपको वो अवसर मिलता है, तो आप अपने न्याय के तत्व को जितना हो सके आम आदमी तक पहुंचाएं। हालांकि बातें आदर्शात्मक लगती हैं, व्यवहारिक पटल पे ऐसा है नहीं। न्याय किस दर्जे पर कैसे मिल रहा है, अक्खा समाज वाकिफ़ है। चाहे वकील हो, चाहे प्लीडर हो, चाहे रीडर हो, कचहरी से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, मुंशी हो, पेशकार हो, क्लर्क हो, स्टोनो हो, चपरासी हो, जज साहब लोग हों, मतलब कचहरी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इन सब स्थितियों से रोज़ दो चार हो रहा है। तो इन सब मुश्किलों को हमारे बोलने का एक ही मतलब है, और आज यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करने का एक ही मतलब है, आप हमारी बात को 20-25 मिनट का जो ये मेरा वीडियो है सुनकर आत्ममंथन करें और अपने बारे में उचित निर्णय लें। खास करके ये बात मेरी पूरी वीडियो की केंद्रित उन पर है, ये 2 प्रकार के लोगों पर। एक जो अंडर 30 या अंडर 25 हैं, और दूसरे उन लोगों के प्रति जो अबव 35 हो गए हैं। उनके लिए भी ऐसे ही है कि बढ़ती हुई उम्र में आप अगर इसी तरीके से दौड़ेंगे तो कोई सुनिश्चितता नहीं है। ये गारंटी तो कहीं भी नहीं ले सकती कि आप सब कुछ छोड़ के अगर एक भी पे लगें तो हो ही जाएगा। वो तो अपने भविष्य और अपने कहते नहीं किस्मत की बात होती है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर नई एज है तो आप वो गलती ना करें जो हम लोगों के द्वारा हुई है। मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपको, शायद ये आपके जानकारी के लिए, आपको मार्गदर्शित करने के लिए अच्छी साबित होगी। आप इस पर अच्छा विचार कर पाएंगे और निर्णय लेने के लिए खुद को आत्मबली बनाएं। निर्णय लेने के लिए, हर बात के निर्णय के लिए किसी पर निर्भर ना हों। अपने आत्मा में वो बल तब पैदा कर पाएंगे आप
जब आप मेहनत सही दिशा में करेंगे और आप उसी मेहनत से वो विश्वास पाएंगे, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास कहीं से खरीदा ना जा सकता है, ना पाया जा सकता है। प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास खुद से जनरेट होता है। प्रेरित व्यक्ति होता है, अगर हम 35 के ऊपर हैं और हम प्रेरित तब होते हैं जब मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीच दे, हद हो गई। ये मोटिवेशनल स्पीच टीन एज के लोगों के लिए है। आदर्शात्मक बातें थोड़ी बहुत संभावना अगर जनरेट करती हैं, वैसे भी न्यू जनरेशन बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। इसीलिए यूट्यूब पर कोई 5 मिनट से अधिक का वीडियो अपलोड नहीं करता। और आप आश्चर्य में डालेंगे कि जो गुणवत्तापरक चीज़ें हैं वो 5 मिनट में नहीं दी जा सकती भाई। 5 मिनट में केवल लालच, दिखावा, फ्रॉड, आपके साथ धोखा, यही सब हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो धीमी होगी, उसका असर बिल्कुल स्लो होगा, वो सत्य होगी, निष्कपट होगी और दिखावे से दूर होगी। लेकिन जब नक्कालों से भरी दुनिया हो तो मजबूरी में बिजनेस की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कौन सही है कौन गलत है। आपको भी यही तय करना है कि आपके खुद के लिए कौन सही है कौन गलत है। दृढ़ता के साथ इस पर विचार कीजिए और अपने लक्ष्य को, मेरा तो मानना ये है, एक जगह पे केंद्रित कर दीजिए, या अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दो ऐसा स्टेट अपने बिहेवियर, अपने रहन सहन, अपने लिविंग सिटी के आधार पर आप तय कर लें। समय बिल्कुल नहीं होता है, ये कोई समझाने नहीं आएगा। आपका रूम पार्टनर भी आपका अगर सेम कंपटीटर है, यानी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वही भी तैयारी वही भी करता है, तो उसमें भी तमाम तरीके की कुप्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पार्टनर में ही ये होती हैं, हर किसी में होती हैं। ये दिखाई तब पड़ने लगती हैं जब सामना हो जाता है। जैसे आपका पार्टनर आपके प्रति कुछ ऐसे दुराग्रहों से ग्रसित हो सकता है जिसकी जानकारी आपको खुद ना हो। ऐसा नहीं है कि वो जो कमियां देख रहा है वो बिल्कुल झूठी हैं, वो आप खुद नहीं तय कर पाएंगे। इसलिए अधिकतर मामलों में पार्टनर के बीच में जो एक वैमनस्य क्रिएट हो जाता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। हमें लगता है 1% 2% आंकड़ा होगा कि दो पार्टनर सकारात्मक भाव से किसी स्टडी में एक ही कैरियर के फील्ड में आगे बढ़े हों। नहीं तो जेलसी का कारण बनता है, कैरियर में तनाव देता है और व्यक्ति इसीलिए अकेले रह के पढ़ना ज़्यादा लाजमी समझता है। आपको इस भूमंडलीकरण के युग में, जहाँ सब कुछ पैसे पे खरीदा बेचा जा रहा है, भ्रष्टाचार इस कदर है, निराशा के बीच आपको आशा ढूंढनी है, आपको सकारात्मक बने रहना है। और अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में ठीक है नंबर इस बार प्री के लिए नहीं आए, लेकिन ये भी तो सच है कि सीट ज़्यादा नहीं थी। जनरल ग्रुप की 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस में केवल 4 सीट है, एससी कैटेगरी में केवल 4 सीट है। 23 करोड़ की आबादी वाले इस स्टेट का दुर्भाग्य ही तो है कि 2 साल 4 साल पे वैकेंसी आए, वो भी इतनी लिमिटेड आए। तो इन सब चीज़ों पे जब सार्वभौमिक रूप से सोचेंगे तो आपका दिमाग खुद उत्तर देगा कि आपको करना क्या चाहिए। हमारा सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो लोग अंक कम पाए हैं वो भी मेहनत करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट एग्ज़ाम चाहे यूपी जुडिशरी का देना हो। बाय द वे ऐसा हो सकता है ये पेपर ख़राब हो फिर भी आपको बिहार का एपीओ का मेंस मिल रहा हो, तो आप उस पर शिद्दत से लगें। लेकिन गतिविधि पर, विधिक घटनाओं पर, जुडिशियल आर्डर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पर, जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रति भी चौकन्ने रहें। यूट्यूब पे ऐसे लोगों से ज़रूर लिंक रखें जहाँ से आपको सच्ची सूचनाएं मिलती हों, व्यक्ति दिखावे से दूर हो, आपके साथ छल ना हो रहे हो इसका भी तय करना आपको ही है। नहीं तो बहुत सारा ऊर्जा आप अपना ऐसे ऑनलाइन व्यर्थ करके और अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। कौन दूध का दूल्हा है कौन दूध का नहीं दूल्हा है, ये तय करने का जो पैरामीटर है वो आप ही हैं। आप ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सही है कौन गलत। खुद से तो हर आदमी अपने आप को तुर्रम खां ही साबित करता है। हो सकता है हमारी बातें भी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको तुर्रम खां वाली लगती हों, स्वाभाविक भी है। और ऐसी प्रतिक्रिया भी, क्योंकि वातावरण ऐसा है, तो ये स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन आप में से ही वो संख्या जो ये तय करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो सर बोल रहे हैं या जो भाई साहब जो भी बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उस पर ध्यान देने लायक है, उस पर गंभीरतापूर्वक सोच करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। जाते जाते एक बात पर और ध्यान खींचूंगा, ये जो स्टडी में ये जब मेंस की बात आती है
तो सबसे बड़ी बाधा एक और क्रिएट होती है, हेल्थ। अगर हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है तो सब कुछ होते हुए भी ये मामला नेगेटिव चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है आपका पर्सनल बॉडी साथ ना दे रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव, मान लीजिए आप मैरिज लाइफ में हैं तो आपका पति या पत्नी परेशान है। तो उन सब स्थितियों को भाई गृहस्थी आपकी है, और मैंने देखा है कि जब आप इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी जूझ रहे हों, तंग हों, तो उस स्थिति में ये मार दोहरी मार हो जाती है। तो आप अपने जीवन साथी को बचाएंगे, खुद को बचाएंगे कि कैरियर पाएंगे, तो प्राथमिकता उसी हिसाब से आप दीजिए। परमात्मा सब देखता है। सकारात्मक रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को सुनिए। हमसे अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अपनी बातों से हमें अवगत कराइए कि सर आपका व्यू कितना अच्छा है या इसमें हमको क्या करना चाहिए। आप हमसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे लायक कोई भी सहयोग होता है तो हम उसमें तत्पर होंगे, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम आपका सहयोग इस अर्थ में नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे छिपाने या दबाने या जानबूझकर कपट के भाव से नहीं, क्लियर क्लियर बताएंगे कि सर, भाइयों या जो भी, अगर कोई मैडम है या बहन फ़ोन कर रही है तो उसको भी हमारी यही खुली और स्पष्ट बात होगी कि हम ऐसा करने में अक्षम हैं। क्यों अक्षम हैं ये भी आप जुड़ने पर पता पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब रिजल्ट यूपी एपीओ मेंस का आएगा तो उसके बाद एक ऐसे बच्चों का समूह ज़रूर सक्रिय होगा जो बॉर्डर पे है, जो ये मान के चल रहा है शायद मेरा नहीं होगा। जब उसका सिलेक्शन होगा तो वो एक बार सक्रिय होगा। ऐसे लोग जो बॉर्डर पे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस करते रहें, कोशिश करें, सकारात्मक रहें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें आप निश्चित तौर पर पूरे मनोयोग से जाएं और कुछ भी सीखने की स्थिति में जाएं। ऐसा नहीं कि केवल औपचारिकता बस एग्ज़ाम में बैठ जाएं या किसी व्यक्ति या किसी को दिखाने मात्र के लिए ऐसे लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। इस दायरे में अपने आप को ना रखें, नकारात्मक बिल्कुल ना हो। हर व्यक्ति के लिए परमात्मा कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर किए होता है, बशर्ते आपकी सोच निष्णात, स्पष्ट और कपट से रहित होनी चाहिए। ठीक है। सबको मेरा साधुवाद, सबको मेरा अभिनंदन, वंदन और अभिवादन भी। सादर नमन। सत्यमेव जयते।